आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल क्या होती है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारा सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। वह प्रक्रिया है, सेल साइकिल वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका अपनी वृद्धि करती है। जो सेल साइकिल वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जो सेल है वो वृद्धि करती है, अपने डीएनए की नकल करती है और अंत में दो नई डॉटर सेल में विभाजित हो जाती है, जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। एक कोशिका क्या करती है, ग्रोथ करती है और डीएनए की कॉपी करती है और अंत में दो नई डॉटर सेल में विभाजित हो जाती है, उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। इसे मुख्य रूप से दो चरण में बांटा गया है, पहला इंटरफेज और दूसरा एम फेज। इंटरफेज मतलब तैयारी की अवस्था होती है और एम फेज विभाजन की अवस्था होती है। जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, सेल साइकिल में जो है मेन जो है इंटरफेज और माइटोसिस होता है। दो फेजेस है। इंटरफेज में हमारा G1 फेज आएगा, एस फेज आएगा, G2 फेज आएगा और माइटोसिस में हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस दिखाई दे रहा है। अब हम इसके इंटरफेज की बात करते हैं कि इंटरफेज क्या होता है। तो इसे विरामावस्था मतलब रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में कोशिका इस दौरान सबसे अधिक सक्रिय रहती है। मतलब इस टाइम में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है क्योंकि वह विभाजन के लिए खुद को तैयार कर रही होती है। कोशिका चक्र का लगभग 95% समय इसी अवस्था में बीतता है। जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि इसमें कौन कौन सी 95% है, तो G1 फेज भी इसी में है, G2 फेज भी और S फेज भी, तीनों इसी में है, उसे हम इंटरफेज कहते हैं। अब G1 फेज की बात करते हैं तो G1 फेज को हम गैप 1 भी कहते हैं। इस चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है और डीएनए प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक प्रोटीन और आरएनए का निर्माण करती है। ठीक है, G1 फेज में क्या होती है, इस चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है और डीएनए प्रतिकृति मतलब रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक प्रोटीन और आरएनए का निर्माण करती है। अब आता है एस फेज क्या होता है। तो एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ डीएनए का संश्लेषण और रेप्लिकेशन होता है। क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है, लेकिन डीएनए की संख्या जो होती है वो दुगनी हो जाती है। अब G2 की फेज की बात करते हैं, जिसे गैप 2 भी कहते हैं। कोशिका विभाजन मतलब माइटोसिस की तैयारी होती है और स्पिंडल फाइबर बनने के लिए आवश्यक प्रोटीन बनती है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, विभाजन की तैयारी हो जाती है और स्पिंडल फाइबर बनने के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाती है। किस फेज में, G2 फेज में। तो हमने देखा कि इंटरफेज में हमारे क्या क्या आते हैं, G1 फेज आ गया, S फेज आ गया और G2 फेज आता है। अब हम इसके माइटोसिस फेज को देखेंगे। माइटोसिस मतलब एम फेज और जिसे हम समसूत्री विभाजन हिंदी में कहते हैं। यह वह चरण है जहां वास्तविक कोशिका विभाजन होती है। इसे सम विभाजन भी कहते हैं क्योंकि पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या माता कोशिका के बराबर हो जाती है। इसे 4 मुख्य चरणों में बांटा गया है। ठीक है, तो हमारा माइटोसिस पता है, वह चरण जहाँ वास्तविक कोशिका का विभाजन होता है और एक सम विभाजन कहते हैं क्योंकि यहाँ डॉटर सेल जो है की संख्या मदर सेल की संख्या से मतलब कोशिका में गुणसूत्रों की जो डॉटर सेल होती हैं वो बराबर होती हैं। इसमें 4 भागों में बांटा गया है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो हमारा ये क्या है, प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन धागे कंडेंस होकर स्पष्ट गुणसूत्र बन जाते हैं और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। जैसा कि आपको इसमें दिख भी रहा होगा स्ट्रक्चर में, जो क्रोमेटिन धागे हैं कंडेंस हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से हमारा डीएनए गुणसूत्र बन जाता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। मेटाफेज में क्या होता है, सभी गुणसूत्र कोशिकाओं के बीच में एक रेखा मेटाफेज प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाती है, जहां स्पिंडल फाइबर इनके सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा पहले गुणसूत्र है, बीच में ऐसे हो गया व्यवस्थित और स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोमियर आके जुड़ गए हैं। अब एनाफेज में क्या होता है, तो गुणसूत्र के दोनों हिस्सों में क्रोमेटाइड्स अलग हो जाते हैं।
जैसे दिख रहा है ये जो क्रोमोसोम है क्रोमेटाइड्स अलग अलग हो गए हैं, विपरीत अपोजिट साइड ध्रुव की ओर खींचता है। जैसे एक को इधर खींच रहा है लेफ्ट और एक को राइट, तो गुणसूत्रों के दोनों हिस्से क्रोमेटाइड्स अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुव अपोजिट साइड की ओर खींचने लगते हैं। टीलोफेज क्या होता है? गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और नई केंद्रक झिल्ली बनने लगती है और गुणसूत्र वापस धागों के रूप में मिल जाते हैं, जैसे कि आपको इस फेज में दिखाई पड़ रहा है टीलोफेज में। अब उसके बाद हमारा क्या हो गया? डॉटर सेल बन गई, इक्वल है डॉटर सेल आ गई। अब इसमें क्या है? साइटोकाइनेसिस क्या होता है? तो साइटोकाइनेसिस माइटोसिस केंद्रक विभाजन के बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, जिससे एक कोशिका पूरी तरह से दो अलग अलग स्वतंत्र कोशिका में बढ़ जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा समसूत्री विभाजन में क्या हो गया? यह वह चरण है जहाँ वास्तविक कोशिका विभाजन होता है। इसे सम विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे कोशिका पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर हो जाती है। देखिए लास्ट में आपको दिख ही रहा होगा। इसके मुख्य 4 चरण होते हैं, जो कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, इंटरफेज तो आपको समझ ही में आ गया। इंटरफेज में कौन कौन सा था? इंटरफेज में हमारा था G1 फेज, एस फेज और G2 फेज था। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हमारे एम फेज में आता है, जिसे हम माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोफेज हमने देख ही लिया कि क्रोमेटेड धागे कंडेंस हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से गुणसूत्र बन जाते हैं और केंद्रक मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो जाती है। और मेटाफेज जो होता है इसमें स्पष्ट दिख रहा है, देखिए सभी गुणसूत्र कोशिका के बीच एक रेखा मेटाफेज प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाती है। तंतु जो स्पिंडल फाइबर होते हैं सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, जैसे स्पिंडल फाइबर जो है जुड़ गए हैं सेंट्रोमियर से। एनाफेज में जो है ये अपने गुणसूत्र दोनों हिस्से में क्रोमेटिन से अलग हो जाते हैं और दोनों अपोजिट पोल्स की ओर अपने अपने को खींचने लगते हैं, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है। टीलोफेज में क्या होता है? ध्रुव अपने गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, नई केंद्रक झिल्ली बनने लगती है और गुणसूत्र वापस धागों के रूप में फैल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है डॉटर सेल अब बन जाती है 2n और 2n दोनों बराबर हिस्सों में बढ़ गई। और साइटोकाइनेसिस हमने आपको बताई है कि माइटोसिस केंद्र विभाजन के बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, जिसे एक कोशिका पूरी तरह से दो अलग अलग स्वतंत्र कोशिका में बढ़ जाती है।